की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की है। हाथरस जिले में सिकंदराराव क्षेत्र में कचौरा नाम का एक गांव है। इसी गांव में 30 साल का अभिषेक गुप्ता रहता था। उन्होंने हाल ही में खैर में टीवीएस मोटरसाइकिल का नया शोरूम खोला था, जो उन्होंने 21 अगस्त 2025 को शुरू किया था। अभिषेक पहले अपने पिता के साथ ही कचौरा गांव में आढ़त का कारोबार संभालते थे। उनके पिता नीरज गुप्ता गांव के जाने माने व्यापारी थे और लंबे समय से इसी काम में लगे थे। हालांकि अब भी नीरज गुप्ता आढ़त का काम ही देखते थे, लेकिन कभी कभी जब काम थोड़ा हल्का रहता था तो वे बेटे की मदद करने खैर वाले शोरूम पर चले आते थे। शोरूम की जिम्मेदारी ज्यादातर अभिषेक ही संभालते थे। उनके साथ उनका चचेरा भाई जीतू भी रहता था, जो हर काम में उनका हाथ बंटाता था। दोनों मिलकर शोरूम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हाथरस के कचौरा गांव में रहने वाले अभिषेक गुप्ता के परिवार में मां बाप, छोटा भाई आशीष गुप्ता और एक बहन है। घर का माहौल खुशहाल था और सब लोग मिलजुल कर रहते थे। किसी चीज की कमी नहीं थी। 26 सितंबर 2025 की रात करीब 9 बजे का वक्त था। अभिषेक अपने पापा नीरज गुप्ता और चचेरे भाई शिवांग गुप्ता उर्फ जीतू के साथ टीवीएस शोरूम बंद कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद तीनों ने रोडवेज बस पकड़ी और खेरेश्वर चौराहा बस अड्डे पहुंचे। वहां से उन्हें सिकंदराराव अपने गांव कचौरा जाने वाली बस में चढ़ना था। बस आने पर अभिषेक के पापा और चचेरा भाई जीतू पहले ही बस में चढ़ गए थे। अभिषेक भी बस में चढ़ने के लिए गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक एक बाइक तेजी से उसके पास आकर रुकी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। आगे बैठे युवक ने हेलमेट पहन रखा था। तभी पीछे बैठे लड़के ने अभिषेक की तरफ निशाना साधा और 2 गोलियां चला दी। एक गोली सीधी अभिषेक के सिर में लगी। गोली लगते ही वह लड़खड़ाया और वहीं सड़क पर गिर पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि पापा नीरज गुप्ता और जीतू, जो बस में बैठे थे, कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्हें इतना वक्त भी नहीं मिला कि वे उन बाइक सवारों के चेहरे या बाइक का नंबर देख पाते। बाइक सवार जिस तेजी से आए थे, उसी तेजी से गोली चलाकर भाग निकले। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच पापा नीरज और जीतू बस से झटपट नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने अभिषेक को जमीन पर खून से लथपथ पड़ा देखा, दोनों बुरी तरह घबरा गए। पापा वहीं सड़क पर चीखने और रोने लगे और जीतू भी सदमे में बार बार अभिषेक को उठाने की कोशिश करता रहा। करीब 5 मिनट तक वहां हंगामा मचा रहा। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। जब नीरज गुप्ता को थोड़ा होश आया तो उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया। खेरेश्वर चौक वैसे भी भीड़-भाड़ वाली जगह है, इसलिए वहां पास ही पुलिस की गाड़ी और चौकी थी। फोन मिलते ही कुछ ही मिनट में पुलिस वहां पहुंच गई। अभिषेक जमीन पर पड़ा था और खून से लथपथ था। हालत बहुत खराब थी। पुलिस ने देखा कि वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। नीरज गुप्ता और जीतू की मदद से पुलिस वालों ने अभिषेक को गाड़ी में डाला और तेजी से जैन मेडिकल कॉलेज की ओर दौड़ पड़े। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच शुरू की, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अभिषेक के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि अभिषेक अब नहीं रहा। ये सुनकर नीरज गुप्ता वहीं बैठ गए, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जीतू जोर जोर से रोने लगा। आसपास मौजूद लोग भी हैरान और दुखी थे। थोड़ी देर में बाकी पुलिस वाले भी पहुंच गए। सबसे पहले रोरावर थाने के प्रभारी विजय सिंह आए, फिर सिटी एसपी मृगांक पाठक और सीओ मयंक पाठक भी पहुंचे। कुछ देर बाद अलीगढ़ के एसएसपी नीरज सिंह जादौन भी क्राइम टीम के साथ आ गए और मौके की जांच शुरू की। एसएसपी नीरज सिंह जादौन ने तुरंत सर्विलांस टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन कुमार को भी मौके पर बुला लिया। अब सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही था, अभिषेक को गोली मारने वाले लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? नीरज गुप्ता ने बेटे की मौत की खबर अपने घरवालों और रिश्तेदारों को दे दी थी। थोड़ी ही देर में परिवार के लोग और रिश्तेदारों की भीड़ अस्पताल में जुट गई। हर किसी की आंखों में आंसू थे। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं रहा। नीरज गुप्ता बेटे की मौत से टूट चुके थे, लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछा कि उन्हें किसी पर शक है क्या, तो उनका जवाब सुनकर वहां मौजूद पुलिस वाले भी चुप रह गए। नीरज गुप्ता ने जो नाम लिए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। उनके आरोप गंभीर थे, इसलिए
एसएसपी ने तुरंत एक खास टीम बनाई ताकि जल्दी से जल्दी सच्चाई सामने लाई जा सके। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि अभिषेक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए और जहां वारदात हुई थी वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की जाए। उसी रात अभिषेक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच अभिषेक के छोटे भाई आशीष ने रोरावर थाने में जाकर लिखित शिकायत दी। इसमें 2 अज्ञात लोगों के साथ साथ 2 नाम भी दर्ज कराए गए, पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे, जो अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद में रहते थे। शिकायत में लिखा था कि इन्हीं लोगों पर अभिषेक की हत्या कराने का शक है। एसएचओ विजय सिंह ने उसी रात अभिषेक की हत्या का मामला दर्ज कर लिया और जांच अपने हाथ में ले ली। परिवार ने पहले ही जिस पर शक जताया था, पुलिस ने सबसे पहले उसी पर कार्रवाई की। नामजद आरोपी अशोक पांडे को उसी रात जैन मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया गया। वह वहां अभिषेक की मौत की खबर सुनकर पहुंचा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उधर जब अभिषेक का परिवार कचौरा गांव लौटा तो घर का माहौल मातम में बदल गया। गांव के लोग, रिश्तेदार और आसपास के व्यापारी सब वहां पहुंचने लगे। कोई रो रहा था, कोई चुप खड़ा था। पूरे इलाके में गम का माहौल था। अगले दिन दोपहर तक पोस्टमार्टम पूरा हो गया और अभिषेक का शव परिवार को सौंप दिया गया। उसी दिन भारी भीड़ के बीच उसका अंतिम संस्कार किया गया। गांव और आसपास के बाजार भी बंद रहे, क्योंकि गुप्ता परिवार वहां काफी इज्जतदार और पहचाना हुआ था। इधर पुलिस ने अशोक पांडे से लंबी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आईं, उनसे साफ हो गया कि अभिषेक की हत्या की साजिश अशोक पांडे और उसकी पत्नी पूजा शकुन पांडे ने मिलकर रची थी। दोनों ने किसी को पैसे देकर यह काम करवाया था। पुलिस ने उसी रात पूजा के अलीगढ़ वाले घर पर छापा भी मारा, लेकिन तब तक वो फरार हो चुकी थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि पूजा ही इस साजिश की मुख्य आरोपी है। इसलिए एसएसपी नीरज जादौन ने तुरंत एक खास पुलिस टीम बनाई, जिसमें रोरावर थाने के तेज अफसरों के साथ साथ सर्विलांस टीम को भी शामिल किया गया, ताकि पूजा और बाकी आरोपियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। अशोक पांडे से पूछताछ के दौरान पुलिस को 2 सुपारी किलर्स के मोबाइल नंबर मिले। इन्हीं नंबरों को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाकर उनका पीछा शुरू किया। जांच में पता चला कि उनमें से एक का नाम मोहम्मद फजल है, जो रोरावर इलाके की नीवरी गली नंबर 2 में रहता था। पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन ट्रेस की और 1 अक्टूबर को उसे मथुरा बाईपास पुल के नीचे से पकड़ लिया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और करीब 7,100 रुपए नकद मिले। ये वही पैसे थे जो उसे अभिषेक गुप्ता की हत्या करने के बदले एडवांस में मिले थे। जब पुलिस ने फजल से पूछताछ की तो उसने कई चौंकाने वाली बातें बताईं। उसने बताया कि इस पूरी वारदात में उसका साथी आसिफ भी शामिल था। पुलिस ने आसिफ को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया। इसी बीच अलीगढ़ के डीआईजी ने आसिफ और पूजा शकुन पांडे दोनों की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इसके अलावा एसएसपी ने भी दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा। थोड़ी ही देर में पुलिस को आसिफ के फोन की लोकेशन मिल गई और 3 अक्टूबर 2025 को उसे भी पकड़ लिया गया। उसके पास से भी वही हथियार मिला जो अभिषेक की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। साथ ही कुछ नकद रकम भी बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने अशोक पांडे को रिमांड पर लेकर उसे और आसिफ को आमने सामने बैठाया। दोनों से लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या की सारी कड़ियां जोड़ लीं। सारी बातें मिलान करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। अब पुलिस की नजर सिर्फ एक शख्स पर थी, पूजा शकुन पांडे, जिसे लोग महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारतीपुरी के नाम से भी जानते थे। वो लगातार जगह बदल रही थी, कभी गाजियाबाद, कभी प्रयागराज, कभी हरिद्वार, फिर दिल्ली और हरियाणा। आखिरकार पुलिस को उसकी लोकेशन राजस्थान के भरतपुर में मिली। इस बार पुलिस ने ऐसी सटीक घेराबंदी की कि 10 अक्टूबर को पूजा शकुन पांडे पुलिस के जाल में फंस गई। जब पूजा शकुन पांडे पकड़ी गई तो पहले तो उसने बड़ी सफाई से कहा कि उसे कुछ नहीं पता, उसका अभिषेक की मौत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसका झूठ ज्यादा देर नहीं टिक पाया। आखिर उसने खुद मान लिया कि अभिषेक की हत्या उसी ने कराई थी। उसने बताया कि उसने अपने पति अशोक पांडेय और 2 लोगों मोहम्मद फजल और आसिफ को 3 लाख रुपए में सुपारी दी थी, जिनमें से 1 लाख एडवांस में ही दे दिए थे। जब पूजा को इस घटना की खबर मिली तो वह खुद परिवार के पास नहीं पहुंची, बल्कि उसने अपने पति अशोक को भेज दिया ताकि वो हालात देखकर आ जाए।
लेकिन जब अशोक मौके पर पहुंचा तो वहां पहले से गुस्से में भरे परिवार ने उसे घेर लिया। हालात देखकर पुलिस ने भी अशोक को वहीं से हिरासत में ले लिया। अशोक की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही पूजा घबरा गई। उसने तुरंत अपना फोन बंद कर लिया और फरार हो गई। यही बात पुलिस के शक को और बढ़ा गई। पुलिस ने पूरी जांच शुरू कर दी। करीब 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उन्हीं में से एक फुटेज में बाइक सवार 2 लोग दिखाई दिए। एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों की तलाश के लिए 4 अलग-अलग टीमें बना दी। जांच में पता चला कि शूटरों ने खैर से ही अभिषेक का पीछा करना शुरू कर दिया था। जब वो खेरेश्वर चौराहे पर बस में चढ़ने जा रहा था, तब उन्हें मौका मिला और उन्होंने पास आकर गोली चला दी। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को पूरा भरोसा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसे अग्रिम जमानत मिल जाएगी। इसी उम्मीद में वो करीब 15 दिनों तक भागती रही और इस दौरान उसने लगभग 2300 किलोमीटर का सफर तय किया। उसने पहले अलीगढ़ में जो अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, उसे वापस ले लिया और अगले ही दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर दी। वो खुद अपने वकीलों के साथ हाईकोर्ट तक गई थी ताकि मामला तेजी से आगे बढ़े। घटना वाली रात को ही पूजा अलीगढ़ से किराए की कार में निकली। उसने बुर्का पहन रखा था ताकि कोई पहचान न सके। पहले वो गाजियाबाद पहुंची और सीधे यति नरसिंहानंद के डासना आश्रम चली गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि 27 सितंबर की सुबह सुबह ही उसे वहां से हरिद्वार भेज दिया गया था। पुलिस जब हरिद्वार पहुंची तो वहां से भी जवाब मिला कि 28 की शाम को वो वहां से निकल चुकी है। अब पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं बचा था। लेकिन 7 अक्टूबर को पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पता चला कि पूजा के वकील ने सत्र न्यायालय में लगाई गई उसकी जमानत की अर्जी वापस ले ली है, क्योंकि उसे बेल नहीं मिली थी। यहीं से पुलिस को एक नई दिशा मिली। पुलिस ने पूजा के करीबी लोगों के फोन नंबरों की जांच शुरू की। तभी पता चला कि हरिद्वार से निकलने के बाद वो 29 सितंबर को मुरादाबाद पहुंची थी। मुरादाबाद में करीब 6 दिन तक रुकने के बाद 7 अक्टूबर की शाम को पूजा प्रयागराज पहुंची। वहां उसने अलीगढ़ से वापस ली हुई अग्रिम जमानत की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की। अर्जी लगाने के बाद वह फिर मुरादाबाद लौट आई। मुरादाबाद से 9 अक्टूबर को वह जयपुर के लिए निकल गई, लेकिन वहां पहुंचकर ठहरने के बजाय उसने वापस लौटने का मन बना लिया। उसी दौरान पुलिस की टीम उसका पीछा करते हुए भरतपुर पहुंची और 10 अक्टूबर की दोपहर उसे वहां से पकड़ लिया गया। पूजा ने भागने के दौरान अपना मोबाइल नंबर कभी ऑन नहीं किया। वह अपने फोन को साथ भी नहीं रखती थी ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। लेकिन पुलिस ने अलीगढ़ और मुरादाबाद में उसके कुछ करीबियों के फोन नंबरों की जांच की। इस जांच में पता चला कि पूजा रास्ते में कभी कार चालक का, कभी ऑटो वाले का, कभी होटल के स्टाफ का और कभी किसी राह चलते व्यक्ति का मोबाइल इस्तेमाल करती थी। वह उनसे कहती थी कि उसे किसी जरूरी काम के लिए जल्दी कॉल करनी है और लोग मदद के तौर पर फोन दे देते थे। पुलिस ने इन्हीं कॉल रिकॉर्ड्स को जोड़कर आगे की कड़ियां मिलाईं। यही सुराग आखिर में उन्हें भरतपुर तक ले गया, जहां से पूजा शकुन पांडेय पुलिस के जाल में फंस गई। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि पूजा शकुन को उसके वकीलों ने साफ कह दिया था कि जब तक हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक उसे किसी भी हालत में पुलिस से दूर रहना है। साथ ही यह भी कहा गया था कि अलीगढ़ से इतनी दूरी पर रहो कि जरूरत पड़ने पर समय पर वहां पहुंचा जा सके। इसी वजह से पूजा भरतपुर से लौटकर आगरा की तरफ आ रही थी। पूजा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे की रहने वाली है। उसके पिता आरआर आजाद सेना में कैप्टन थे, जिन्होंने बाद में वीआरएस ले लिया था। पूजा की परवरिश उत्तर प्रदेश में ही हुई। जब वह छोटी थी तब पिता ने सेना छोड़कर कायमगंज में अध्यापन शुरू किया। पूजा की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं हुई। बाद में पिता की नौकरी के कारण परिवार हरियाणा के हिसार और फिर सहारनपुर चला गया। वहां जैन डिग्री कॉलेज में उनके पिता प्रिंसिपल बने और वहीं से रिटायर हुए। इसी बीच पूजा की इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई हिसार और सहारनपुर में हुई। वह पढ़ाई में हमेशा तेज थी और कभी भी 80% से कम नंबर नहीं लाई। बाद में मेरठ यूनिवर्सिटी से मैथ्स में एमफिल करने के बाद गाजियाबाद के एक कॉलेज में खुद प्रोफेसर बन गई। इधर उनके एक भाई अलीगढ़ में ही जॉब करते हैं, इसलिए रिटायर होने के बाद पिता कुछ समय रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में रहे और बाद में अलीगढ़ आकर बस गए। गाजियाबाद में पढ़ाने के दौरान ही पूजा शकुन और अशोक पांडे की मुलाकात कमलेश तिवारी से हुई। इसके बाद उन्हें अखिल भारत हिंदू महासभा में नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया।
मैनपुरी के किशनी कस्बे के रहने वाले अशोक पांडे से उनके लव मैरिज के रिश्ते बने। परिवार ने पहले विरोध किया, लेकिन बाद में मान गया। इसी बीच साल 2015 से 16 में पूजा ने गाजियाबाद की नौकरी छोड़ दी और अशोक पांडे के साथ अलीगढ़ में बस गई। वहां उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब की, लेकिन बाद में समाज सेवा और धार्मिक गतिविधियों में एक्टिव होने के कारण वह जॉब भी छोड़ दी। पूजा पहले मैथ्स की टीचर थी, फिर उसने सन्यासी बनने का फैसला किया। वह हिंदू धर्म और पॉलिटिक्स दोनों में काफी एक्टिव रही और हिंदू महासभा के कई अहम पदों पर रही। पूजा शकुन धार्मिक और सामाजिक विवादों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती थी। पूजा शकुन पांडेय का पति अशोक पांडे हिंदू महासभा का नेशनल स्पोक्सपर्सन रहा है और संगठन के मीडिया और प्रमोशन से जुड़ा हुआ था। क्षेत्रीय स्तर पर उसकी पहचान एक एक्टिव राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में थी। साल 2016 में पूजा शकुन पांडे हिंदू महासभा से जुड़ी और धीरे धीरे अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और एक्टिविटीज की वजह से चर्चा में आने लगी। गांधी के पुतले को गोली मारने का मामला हो या फ्राइडे प्रेयर्स, जुमे की नमाज पर रोक लगाने की मांग, इन सभी विवादों ने उसे सुर्खियों में बनाए रखा। साल 2021 में निरंजानी अखाड़ा ने उसे महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। संन्यास लेने से पहले पूजा शकुन पांडे 2 बच्चों की मां बनी थी। बड़ा बेटा अब क्लास 10th में और छोटा क्लास 8th में पढ़ रहा है। संन्यास ग्रहण करने के बाद उसने अपने पति को सिर्फ कागजों पर डिवोर्स दे दिया था। हालांकि दोनों साथ ही रहते थे। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अशोक पांडे ने संभाली। घर में ही बागलामुखी माता का मंदिर बनवाया गया और उसके बाद से ही उसके भक्त और पति दोनों उसे माता कहकर बुलाने लगे। अब बात करते हैं कि पूजा और अभिषेक की मुलाकात कैसे हुई और वह उसके ट्रैप में कैसे फंसा। दरअसल पूजा के पापा के गांव कचौरा में उसकी एंसेस्ट्रल लैंड थी, जिसमें उसका भी हिस्सा था। साल 2012 से 13 में पूजा शकुन पांडे ने अपने गांव कचौरा में जमीन पर एक मकान बनवाया, जिसका नाम रखा श्री राम भवन। अभिषेक की मां उसी गांव की होने की वजह से उस मकान की देखरेख करती थी। पूजा जब भी गांव आती तो अक्सर अभिषेक के परिवार से मिलती थी। धीरे धीरे उसका अभिषेक से लगाव बढ़ने लगा। फिर एक दिन वह अभिषेक को अपने साथ अलीगढ़ ले गई। पढ़ाई के दौरान अभिषेक ने एक प्राइवेट जॉब शुरू कर दी और उसी दौरान वह पूजा के साथ गांधी पार्क स्थित B10 कॉम्पाउंड में रहने लगा, जो उसका खुद का मकान था। बाद में जब पूजा साध्वी अन्नपूर्णा भारतीपुरी बनी, तब उसने वहीं अपने पिता के नाम पर एक नया घर बनवाया। करीब 9 साल तक अभिषेक पूजा के साथ वहीं रहा। इस दौरान वह पूजा और उसके पति अशोक दोनों के सारे बिजनेस और पर्सनल काम संभालता था। लेकिन करीब 6 महीने पहले उनके बीच अनबन शुरू हो गई। दरअसल पूजा खूबसूरत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली औरत थी। वहीं अभिषेक भी स्मार्ट और हैंडसम युवक था। दोनों के बीच का आकर्षण धीरे धीरे लव अफेयर में बदल गया। कब यह रिश्ता फिजिकल रिलेशनशिप तक पहुंच गया, किसी को पता ही नहीं चला। एक बार यह रिश्ता जुड़ गया तो पूजा पूरी तरह से अभिषेक पर ऑब्सेस्ड हो गई। अभिषेक अपने परिवार का बड़ा बेटा था। माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन पूजा ने ऐसा नहीं होने दिया। जब भी घरवाले शादी का दबाव डालते, अभिषेक पूजा के इन्फ्लुएंस में आकर मना कर देता था। आखिरकार माता पिता को मजबूर होकर छोटे बेटे की शादी पहले करनी पड़ी। 10 दिसंबर 2024 को अभिषेक के छोटे भाई आशीष की शादी हुई थी। शादी में पूजा और अशोक पांडे भी शामिल हुए थे। शादी के फंक्शन में पूजा ने भी अभिषेक की मैचिंग वाली पिंक ड्रेस पहन रखी थी और दोनों ने मिलकर डांस भी किया था। शादी के दौरान दोनों को साथ देखकर पहली बार परिवार को शक हुआ कि उनके बीच रिश्ता दोस्ती से ज्यादा है। जब परिवार को सच्चाई पता चली तो उन्होंने अभिषेक को समझाया कि समाज में ऐसे रिश्ते को लोग गलत नजर से देखते हैं। बात अभिषेक की समझ में भी आ गई। उधर अशोक पांडे को भी अब सब कुछ पता चल चुका था कि उसकी पत्नी पूजा और अभिषेक के बीच गैर कानूनी संबंध हैं। इस वजह से 1-2 बार उसकी अभिषेक से बहस और झगड़ा भी हुआ था। हालांकि अशोक ये भी जानता था कि कागजों में उसका और पूजा का तलाक हो चुका है, लेकिन वह अब भी साथ रहते थे। पूजा के गुस्से, जिद और दबाव के आगे अशोक अक्सर खुद को बेबस महसूस करता था। इधर परिवार के समझाने के बाद अभिषेक ने पूजा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन पूजा ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वह बार बार अभिषेक पर साथ रहने और शादी करने का दबाव डालती रहती थी। अभिषेक जब उससे दूर होने की कोशिश करता तो वह उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती थी।
आखिर में अभिषेक तंग आ गया और उसने अलीगढ़ में उसका घर जाना बंद कर दिया, यहां तक कि उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसने अपने काम पर ध्यान दिया और टीवीएस बाइक का शोरूम खोल लिया। अभिषेक ने अपनी मां को बताया था कि पूजा अब उस पर शादी का दबाव बना रही है और वह इस सब से परेशान है। पूजा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अभिषेक उससे दूर हो गया है। उसने ठान लिया कि अगर अभिषेक उसका नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। इस खतरनाक सोच को पूरा करने में पूजा की मदद की मोहम्मद फजल और आसिफ ने। फजल रोरावर का रहने वाला था और वेल्डिंग का काम करता था। वह पिछले 7-8 साल से अशोक पांडेय को जानता था। जब पूजा ने अपना घर बनवाया था तब वेल्डिंग का सारा काम फजल ने ही किया था। अगस्त के शुरुआती हफ्ते की बात है। एक दिन फजल वेल्डिंग का थोड़ा काम करने अशोक पांडेय के घर गया था। काम के दौरान अशोक ने धीरे से उससे कहा कि उसे एक लड़के को खत्म कराना है। क्या वह किसी ऐसे आदमी को जानता है जो ये काम कर सके? बदले में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। असल में अशोक भी अंदर से यही चाहता था कि पूजा खुद ही अभिषेक को रास्ते से हटवा दे। फजल ने बात समझ ली और कहा कि वह मदद कर सकता है। कुछ दिनों बाद उसने अपने दोस्त आसिफ से यह बात की। आसिफ भी तुरंत तैयार हो गया। इसके बाद फजल और आसिफ की मुलाकात अशोक पांडेय और पूजा से उनके अलीगढ़ वाले घर पर हुई। वहां चारों के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें अभिषेक की फोटो दिखाई गई, उसकी रूटीन और शोरूम का एड्रेस बताया गया और वहीं तय हुआ कि अभिषेक की हत्या के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सौदा सितंबर 2025 की शुरुआत में तय हुआ था। कुछ दिन बाद अशोक पांडेय दोनों को लेकर अभिषेक का शोरूम और घर दिखाने भी गया ताकि वे सही जगह पहचान सकें। लेकिन जब भी फजल और आसिफ अभिषेक को रास्ते में रोकने और मारने की कोशिश करते, हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती। आखिरकार 26 सितंबर की रात उन्हें मौका मिल गया। खेरेश्वर चौराहे के पास बस अड्डे पर जब अभिषेक बस में चढ़ने जा रहा था तो उन्होंने करीब से गोली मार दी। अभिषेक वहीं गिर पड़ा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। सोचने वाली बात यह है कि जिस पूजा ने सनातन धर्म के नाम पर महामंडलेश्वर बनकर अपना जीवन समाज और धर्म को समर्पित करने की बात कही थी, कभी एक सरकारी अफसर के रूप में काम करने वाली पूजा ने जब अपनी जॉब छोड़ने का फैसला किया तो उसने समाज सेवा की राह पकड़ ली। उसने अपने पिता के नाम पर एक एनजीओ एहसास यानी आजाद हिंद सामाजिक कल्याण सोसाइटी की स्थापना की। यह संस्था उसके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पूजा इसकी चेयरपर्सन बनी जबकि उसका पति अशोक पांडेय इस संगठन का प्रमोटर था। एनजीओ शुरू करने के 1 साल के अंदर ही पूजा हिंदू महासभा से जुड़ गई। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान एक कट्टर हिंदूवादी महिला साध्वी के रूप में बनानी शुरू की। साल 2018 में पूजा शकुन पांडेय ने गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में दीक्षा लेकर साध्वी अन्नपूर्णा भारती नाम धारण किया। यहीं से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। दीक्षा के कुछ समय बाद ही वह निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बना दी गई और इसके बाद जहां भी जाती उसके भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष की लंबी माला और माथे पर बड़ा लाल तिलक उसे एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना देते। 15 अगस्त 2018 को मेरठ में उसने एक नया प्रयोग किया। उसने खाप पंचायतों या कहें तो शरिया अदालतों की तर्ज पर एक अस्थायी हिंदू अदालत की स्थापना की जिसका नाम रखा गया सनातन हिंदू न्यायपीठ। वह खुद इस न्यायपीठ की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। उसने इसमें कई सिविल डिस्प्यूट का आपसी सहमति से निपटारा कराया और हैरानी की बात यह थी कि लोगों ने उसके फैसलों का पालन भी किया। लोग कहते हैं बदनाम भी होंगे तो नाम तो होगा, और सच में यही बात पूजा शकुन पांडेय पर पूरी तरह फिट बैठती है। साल 2019 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूजा ने अपने साथियों के साथ गांधी जी के पुतले को एयरगन से गोली मारी, उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फिर मिठाई बांटी। इस दौरान वहां गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूजा शकुन पांडेय रातों रात देश भर में बदनाम और मशहूर दोनों हो गई। इसके बाद हिंदू संगठनों में लोग उसे लेडी गोडसे कहने लगे। मीडिया से बात करते हुए पूजा ने कहा था कि उसके संगठन ने गांधी जी की हत्या का नाटक दोहराकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है और आगे से इसे दशहरे पर रावण दहन की तरह मनाया जाएगा। नाथूराम गोडसे के सम्मान में हिंदू महासभा हर साल गांधी पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें पूजा शकुन पांडेय, उसके पति अशोक पांडेय और कुल 13 लोगों के नाम लिखे गए।
बाद में सभी को गिरफ्तार भी किया गया। पूजा कई बार बीजेपी नेताओं के साथ भी दिखाई दी थी। उसके फेसबुक पर उमा भारती और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो थी, जो उसने 19 मार्च 2017 को डाली थी। हालांकि अब वे पोस्ट हटा दी गई हैं। बाद में बढ़ते विवादों के कारण निरंजनी अखाड़े ने 4 अक्टूबर 2025 को पूजा को अखाड़े से निकाल दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा था, महिला साध्वी का यह काम सनातन परंपरा के खिलाफ है। कहते हैं, पाप चाहे कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, उसकी सजा जरूर मिलती है। पूजा शकुन पांडेय ने भी वो सब खो दिया जिसके लिए उसने यह सब किया था। नाम, सम्मान, परिवार और शांति। अब बस बचा है एक बदनाम चेहरा और अदालतों की गलियों में लटकता हुआ मुकदमा। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती, जिसने प्यार के अंधेपन में खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आज की दूसरी कहानी पंजाब की है। ये बात 2018 की है। पंजाब के दौराहा खन्ना के गांव कूब में 26 साल का बलजीत सिंह रहता था। वह 3 बहनों का इकलौता भाई था और दौराहा की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मुक्तसर की रहने वाली एक लड़की से हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों और उनके परिवार बहुत खुश थे, लेकिन एक परेशानी थी। शादी के 5 साल गुजर जाने के बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चे के लिए दोनों डॉक्टरों के पास जाते और कभी तांत्रिकों के पास भी। लगातार डॉक्टर और बाबाओं के पास जाने के कारण बलजीत का काम भी प्रभावित होने लगा और वह परेशान रहने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने दावा किया कि उसके पास ख्वाजा पीर की सवारी आती है और अगर वह रात में अपनी पत्नी को बहती नहर में बैठाकर पाठ कराएगा तो बच्चा जरूर होगा, साथ ही घर की हालत भी सुधर जाएगी। बलजीत ने तांत्रिक की बात मान ली। 16 सितंबर 2018 की रात 8 बजे दोनों गुरुद्वारा कटाना साहिब के पास नहर पर पहुंचे। तांत्रिक ने नहर किनारे पाठ पढ़ना शुरू किया, लेकिन पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और बलजीत की पत्नी पानी में बहने लगी। बलजीत डर के मारे अपनी पत्नी को बचाने के लिए नहर में कूद गया। उस समय तांत्रिक वहां से भाग चुका था। गुरुद्वारा के सेवादारों ने महिला को पानी में चिल्लाते देखा और तुरंत नहर में कूदकर उसे बचा लिया, लेकिन बलजीत नहर में बह गया। 3 दिन बाद उसकी लाश दौराहा के पास बरामद हुई। पुलिस चौकी कटानी कलां ने लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और बलजीत के पिता बूटा सिंह और पत्नी प्रभजोत कौर के बयान पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने तांत्रिक को पकड़कर जेल भेज दिया। विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक होता है। बलजीत सिंह एक समझदार और मेहनती युवक था। उसने अपनी पत्नी से प्रेम विवाह किया और दोनों ने एक खुशहाल जीवन की उम्मीदें संजोईं। लेकिन संतान की चाह में वह अंधविश्वास के जाल में फंस गया। डॉक्टरों की सलाह छोड़कर जब उसने किसी तांत्रिक की बातों पर यकीन किया तो वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। किसी भी समस्या का समाधान विज्ञान और समझदारी से ढूंढना चाहिए, न कि झूठे दावों से। ऐसे धोखेबाज लोग समाज में धर्म और आस्था का सहारा लेकर लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। हमें और हमारे परिवार को ऐसे लोगों से बचाकर रखना चाहिए। सच्ची आस्था वही है जो इंसान को सही रास्ते पर चलना सिखाए, न कि अंधे कुएं में धकेल दे। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।